मैं शुरुआत करूंगा तो मैं बहुत सारे डिफरेंट एरियाज बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस यू हैव व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर इन आईटी इंडस्ट्री, और उसके लिए किस टाइप की स्किल्स चाहिए, उसमें क्या करना पड़ता है। तो शुरुआत में प्रोग्रामिंग से कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमारा सबसे मेन वो रहता है कि प्रोग्रामिंग करना है। तो उसको भी मैंने स्प्लिट किया है अलग अलग एरियाज में। और जैसे आपको पता होगा कि जब हम अगर हम स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन की बात करें, क्योंकि आजकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन ज़्यादा चलती नहीं है, वेब एप्लीकेशन में हम बात करें तो एक फ्रंट एंड होता है जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, एंड देन देयर इज अ बैक एंड। So backend, front end is where sending some data to the back end is doing some processing and sending data back to the front end. So usually that's the idea. तो यहाँ पे जो क्लाइंट साइड है ये फ्रंट एंड, और फिर इंटरनेट के थ्रू हमारा एक सर्वर साइड है। बैकएंड को भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बैकएंड में हम जो बिजनेस लॉजिक लगते हैं, मैं इसके बारे में और थोड़ी डिटेल्स में जाऊँगा, बट एक ओवरव्यू इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ डेटाबेस भी होता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग। फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग में वेयर यू आर इंटरेक्टिंग विद द यूजर, तो हमको ब्राउजर में जो दिख रहा है, जो भी जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, वो हमारा एप्लीकेशन हुआ। तो उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी होते हैं, पर मैंने बताया कि आजकल जो पूरा ट्रेंड है इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेब एप्लीकेशंस, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड दे आर वेरी फास्ट। अब इंटरनेट पे कितना फास्ट हो गया, पहले लगता था कि डेस्कटॉप वेब बेस्ड सॉल्यूशंस आर स्लोअर, पर हम देखें तो जीमेल क्या है, जीमेल इज एक्चुअली इंटरनेट बेस्ड या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। ऐसा लगता नहीं है कि हम कुछ डिफरेंट यूज कर रहे हैं, कुछ उसको डेस्कटॉप पे होने की जरूरत है। तो इस प्रकार से देयर आर डेस्कटॉप वर्सेस वेब बेस्ड एप्लीकेशन। उसका जो मेन फंक्शन रहता है फ्रंट एंड जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका, कि टू गेट डेटा फ्रॉम बैकएंड, और उसमें कुछ एपीआई इंटीग्रेशन रहता है जो हम एपीआईज बोलते हैं। आपको उसकी डेफिनेशन पता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बट मेनली एपीआईज आर फॉर इंटरैक्टिंग डेटा, हम ट्रांसफर के लिए बोल सकते हैं। तो फ्रंट एंड को डेटा मिलता है, डेटा भेजना, बैकएंड से डेटा लेके आना और उसको यूजर को दिखाना, ये फ्रंट एंड प्रोग्रामर का मेन जॉब रहता है। ओके, उसमें जो अभी करेंटली पॉपुलर ट्रेंडिंग चीजें हैं वो सब जावास्क्रिप्ट बेस्ड सबसे ज्यादा चीजें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर है, एंगुलर वर्जन्स बहुत सारे आ गए हैं। तो एंगुलर जेएस जब हम कई बार बोलते हैं तो एक्चुअली इंडस्ट्री में एंगुलर जेएस वाज यूज्ड फॉर एंगुलर वर्जन 1, तो इसलिए आजकल एंगुलर जेएस नहीं बोलते, सिर्फ एंगुलर 11, एंगुलर 12, एंगुलर 13 आ गया है। तो एंगुलर है रिएक्ट प्लस रिडक्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब पता रहे और आप उसको पर्सपेक्टिव में पुट कर पाए कि मुझे क्या सीखना है और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। हम एक भी अगर चीज इसको पकड़ के उसमें एक्सपर्ट बन जाए, उसमें बहुत अच्छा करेंगे, तो आई कैन एश्योर यू कि आपको यू कैन गेट अ वेरी गुड पेइंग जॉब, यू कैन गेट अ वेरी गुड सैलरी एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड ग्रोथ। तो मेन चीज है कि डेप्थ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एंगुलर है, रिएक्ट है या Vue.js उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बट आई जस्ट पुट दिस कि ये दीज आर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स या टेक्नोलॉजीज दैट पीपल वर्क इन। इसके लिए बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, हमको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट आने के लिए उसके साथ में हमको उसके भी बेसिक्स जो हैं, हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, लूप्स, अरेज, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जो चीज़ें हमें कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जब हमें क्लैरिटी नहीं होती है तो हम आगे जाके कुछ हो सकता है कि कुछ काम कर लें पर उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटल्स पे फोकस करें कि वॉट एवर यू लर्न टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड हैव क्लैरिटी। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपको प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट है, उसके ऊपर दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं लाइक एंगुलर, रिएक्ट। सो दिस वी हैव टू लर्न वेरी नाइसली, और काफ़ी स्कोप है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट विच इज सिमिलर, पर उसमें थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट अलग है, स्किल्स अलग अलग हैं जो मैं इंडिकेट करता जाऊँगा। और एक जनरल भी मैं बाद में बताऊँगा कि कॉमन स्किल्स क्या हैं जो किसी व्यक्ति में होनी चाहिए।
तो फ्रंट एंड, ये भी मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट फ्रंट एंड के व्यू से बोल रहा हूँ। जब आप मोबाइल ऐप कोई सी भी खोलते हैं तो आपको जो इंटरेक्ट कर रहा है यूजर, वो उसको डिजाइन करना, सो दैट इज आई एम कॉलिंग एज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं वो जो मोबाइल ऐप है वो भी बैकएंड पे डेटा भेज रही है और गेटिंग डेटा फ्रॉम द एपीआई, सो दैट पार्ट इज एपीआई पार्ट विल बी सेपरेट। मेनली वी आर जस्ट डिजाइनिंग द फ्रंट एंड, जहाँ पे हम ऐप इज कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर एंड इंटरेक्टिंग विद द यूजर। उसमें जो सबसे पॉपुलर अभी जो चीजें हैं, रिएक्ट नेटिव आपने नाम सुना होगा, फ्लटर न्यू गूगल लेके आए, डार्ट एंड फ्लटर, एंड आयोनिक इज ऑल्सो स्टिल रनिंग, क्योंकि आयोनिक इज बेस्ड ऑन एंगुलर ओरिजिनली। तो ये जो चीजें हैं, अगेन दीज आर दी फ्रेमवर्क दैट यू हैव टू लर्न। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन इधर जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है या फ्लटर डार्ट पे बेस्ड है। सो दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस like Dart and JavaScript, and then frameworks built on top of that। पर हमको ये सीखना है ताकि हम उसमें एक्चुअल वर्क कर सकें। सो जैसे मैंने पहले बोला, हमको ये नहीं है कि सिर्फ हमको पता है, हम जब बनाएंगे एप्लीकेशन, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सो जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, देन वी विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे काम दिया जाएगा तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नहीं तो क्या होता है, हाँ हमें पता है या हमने देखा है, हमने वीडियोस देखे हैं, that doesn't help। So remember that practice is very important। Backend programming की हम जब बात करें तो backend programming जैसे मैंने बताया कि उसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, API। तो API इसको हम बोल सकते हैं API डेवलपमेंट, which is mostly implementing business logic, जो हम जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमको कुछ भी डेटा चाहिए तो वो डेटा हम फ्रंट एंड पे भेजेंगे तो हम डेटाबेस से डायरेक्टली पुल नहीं करते, जो हम 3 tier आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो डेटा हम API विल गिव द टू फ्रंट एंड, एंड API यूजुअली जेसन फॉर्मेट में डेटा देती हैं आजकल। तो दिस इज इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस लॉजिक एंड इट्स अ इंटरफेस बिटवीन यूजर डेटा एंड डेटाबेस। यूजर के बीच में डेटा, जो हमको यूजर डेटा आ रहा है वो API में आता है, API उसको डेटाबेस को देती है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और उसमें जो पॉपुलर स्टैक है अभी वो मोस्टली Node.js, .NET, जावा, PHP अब थोड़ा ओल्ड हो गया, अभी भी कुछ लोग PHP वगैरह सीख रहे हैं। आई पर्सनली फील कि जो मैं रिक्वायरमेंट्स देखता हूँ इंडस्ट्री में कि मेरे पास अगर 10 रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसमें से शायद 1 PHP की होगी और 9 वो दूसरे Node.js या जावा या .NET की होंगी। तो इसलिए हमको ये देखना है कि हम जो भी सीखें वो फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी की तरफ देखें। अब PHP धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म हो रही है आपके, तो हमको हो सकता है कि हमको कुछ और पढ़ाया जा रहा है, पर हमको ये देखना है कि मैं क्या सीखूं जिससे मुझे आगे हेल्प हो। सो दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस। Django Python इज ऑल्सो यूज्ड, नॉट सो मच, अभी उतना उसने पिक नहीं किया है। अभी सबसे ज़्यादा Node.js का मार्केट चल रहा है क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो उसका फायदा ये है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपने या तो फ्रंट एंड या बैक एंड जावास्क्रिप्ट में किया है, तो आप इजीली फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, इसीलिए Node.js इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप उसी जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रोग्रामर है फ्रंट एंड, तो इजीली Node.js लर्न करके पूरा एक कंप्लीट वो बन जाए। तो हम जैसे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बोलते हैं व्यक्ति को कि एक अगर आपको मॉड्यूल दे दिया जाए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जो फुल स्टैक डेवलपर की बात करते हैं कि वो फ्रंट एंड भी डिजाइन कर देगा, बैक एंड भी कर देगा, डेटाबेस का काम भी कर देगा, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन लर्न दिस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड बिकम गुड एट डेटाबेस प्रोग्रामिंग की। अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की कि API डेटाबेस को कुछ डेटा भेजती है और फिर वहां से हमको डेटाबेस वापस डेटा हमको देता है ताकि API उसको प्रोसेस करके आगे फ्रंट एंड को दे। तो उसके लिए हमको क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं, हमको स्टोर प्रोसीजर या फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। तो ये काम यूजुअली पहले SQL डेटाबेसेस होते थे, जो रिलेशनल डेटाबेसेस, तो वो उसमें कुछ मैं इसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कितना क्या उसकी लिमिटेशंस हैं क्या नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट एरियाज। तो उसमें जो अभी PostgreSQL काफ़ी चल रहा है, आप में से शायद लोगों ने सुना होगा। MySQL सबसे पहले चलता था, जरा पढ़ेंगे। तो
we won't be able to deliver our product in time because of some issue with MySQL. So ये दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि use your SQL or whatever, I don't care, but so that's a joke. But MySQL पहले डेटाबेस चलता था, पर उसके बाद PostgreSQL आया. It is similar but a little bit more enterprise grade. उसके अलावा MS SQL सर्वर, Oracle है, पर साथ ही साथ अब NoSQL डेटाबेसेस काफ़ी मार्केट में. आपने मर्ज स्टैक का नाम सुना होगा, तो MongoDB भी अब उसमें आ गया है कि MongoDB या Cassandra या CouchDB इस प्रकार के NoSQL डेटाबेसेस हैं. तो कुछ एप्लीकेशंस में रिलेशनल डेटाबेसेस आर यूजफुल, कुछ एप्लीकेशंस में NoSQL डेटाबेसेस आर इम्पोर्टेंट. अगर हम देखें जो अभी तक मैंने तीन चीज़ें या इंट्रोड्यूस करी या चार बोल सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस. इसमें से अगर आप एक चीज़ में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं तो दैट विल बी गुड इनफ. ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ करें, हमको फुल स्टैक बने तो और बेहतर है, पर अगर हम एक भी चीज़ को एक्सपर्ट बनना जरूरी है. द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में इस चीज़ पे बार बार फोकस करता रहूँगा. और इन सब में सोचने का तरीका अलग होता है कि जैसे मुझे किसी को क्वेरीज लिखना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखना ज़्यादा पसंद होता है. तो यू कैन चूज व्हाट काइंड ऑफ फील्ड यू वांट टू गो टू बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड स्किल. ये तो सिर्फ चार हैं, अभी और बहुत सारी. गेम प्रोग्रामिंग. सो गेम प्रोग्रामिंग में अलग टाइप का माइंडसेट चाहिए थोड़ा सा. जब आप गेम्स बनाते हैं उसमें भी गेम्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. कुछ एनिमेशंस वाले होते हैं, कुछ स्टैटिक, जैसे आपने 2048 खेला होगा जो बहुत पहले फेमस हुआ था. वो बहुत बेसिक गेम था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लाइक वो नहीं था. इट वॉज जस्ट अ स्मार्ट ब्रिलियंट आइडिया. सो इसी प्रकार से जो गेम प्रोग्रामिंग है उसमें गेम डिज़ाइन होता है, और उसके अलावा फिर कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, यूनिटी वगैरह इस टाइप के टूल्स यूज़ होते हैं गेम प्रोग्रामिंग के लिए, अलॉन्ग विथ सम एनिमेशंस जो आपने देखे होंगे. मूविंग फॉरवर्ड, तो प्रोग्रामिंग की बात करें तो जैसे हम यूजुअली जब प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें बताया गया कि हम हमारा कोड कैसा होता है. हम जो कहीं से गूगल वगैरह से कोड उठाते हैं तो एकदम परफेक्ट होता है, एकदम जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. और हमारा कोड कैसा होता है जो चल जाता है, राइट. हमको कोशिश ये करनी है कि वी बिकम वेरी गुड प्रोग्रामर्स. एंड वेरी गुड प्रोग्रामर्स मीन्स वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी कैन एक्चुअली राइट कोड नाइसली. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी जैसे मैं बार बार इस चीज़ पे बोलता रहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू वी प्रैक्टिस कि और अभी से मतलब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोगों ने वर्क किया है जो इंटर्नशिप कर रहे थे. व्हाइल डूइंग देयर स्टडीज दे वर डूइंग इंटर्नशिप, दे वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग. तो ये इंटरेस्टेड इन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें काम चलाओ काम नहीं करना है. इस प्रकार से हमको लिखना है बेहतर कोड, बेस्ट कोड दैट इज पॉसिबल, एंड दैट कम्स विद प्रैक्टिस. so we that will need some time and effort also. इसके बारे में और बाद में बात करूँगा. क्वालिटी एश्योरेंस जिसको टेस्टिंग भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. उसका जो मेन पर्पस होता है कि जो डेवलपर्स ने कोड लिखा है क्या वो कोड ठीक से चल रहा है. तो पहली बात कि डेवलपर, एज अ डेवलपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा कोड ठीक से चले. कई बार क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि लोग कोड लिखते हैं और फिर टेस्टर को दे देते हैं कि भैया आप टेस्ट करो. दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आई हैव टू एंश्योर कि मेरा कोड सही चल रहा है, उसमें कहाँ पे फेल हो सकता है, क्योंकि मेरे कोड को मैं बेस्ट समझता हूँ. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि कोड इज रनिंग करेक्टली. उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह होता है तो कोड टेस्टर्स के पास जाता है कि टेस्टर्स चेक करते हैं कि हाँ ये इंटीग्रेट होने के बाद कैसा चल रहा है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. तो उसमें दो प्रकार की टेस्टिंग होती है, मैनुअल और ऑटोमेशन. मैनुअल टेस्टिंग मतलब कि आप हर सिनेरियो को खुद से किसी प्रकार से रन करते हैं. उसमें टूल्स होते हैं, पोस्टमैन टूल होता है, जैसे पोस्टमैन एपीआई कॉल्स को सिमुलेट करता है. जैसे मैंने बताया कि फ्रंट एंड क्या करता है, आपने बटन क्लिक किया तो कुछ डेटा भेजेगा एपीआई को और फिर डेटा वापस आएगा लेट्स से जेसन फॉर्मेट में. तो पोस्टमैन इज अ टूल दैट अलाउज यू टू डू दैट आउटसाइड द ब्राउजर, क्योंकि किस प्रकार से हम डेटा जाएगा हम उसको बना सकते हैं, मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं और फिर क्या डेटा हमको वापस मिला वो हम देख सकते हैं. तो इस प्रकार के टूल्स यूज होते हैं मैनुअल टेस्टिंग में. फिर इसी प्रकार से ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है कि क्योंकि ये थोड़ा सा टीडियस वर्क होता है
सो लर्निंग टूल्स एज अ प्रोग्रामर इज गुड, क्योंकि जो भी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकें, जिन चीज़ों को हम स्क्रिप्ट के द्वारा, हमारा मेन पर्पस है चीज़ों को ईजी और एफिशिएंट बनाना, राइट? ये हमारा मेन पर्पस है। हम कुछ भी अगर एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं तो उसका गोल क्या है कि हम लाइफ को एफिशिएंट बना सकें। तो इसी प्रकार से हम टेस्टिंग को भी एफिशिएंट बना सकते हैं बाय ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो उसमें कुछ टूल्स हैं, साइप्रेस, सेलेनियम वगैरह। लोड टेस्टिंग होती है कि हम अगर 1,00,000 यूजर्स एक साथ अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो क्या होगा। तो हम एक रिक्वेस्ट तो प्रोसेस कर पा रहे हैं, पर अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगा, उसको सिमुलेट करने के लिए JMeter और इस टाइप के टूल्स होते हैं। तो ये एक अलग ही माइंडसेट है। इसमें किस टाइप की स्किल्स चाहिए? एक तो अटेंशन टू डिटेल चाहिए कि वैसे अटेंशन टू डिटेल एक ऐसी स्किल है जो हर IT फील्ड में या लाइफ में हम बोल सकते हैं कि हर उसमें चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से चीज़ें नहीं देखें, आपको पता है कि अगर हमने एक जगह सेमीकोलन मिस कर दिया या एक ब्रैकेट गलत लगा दिया तो हमारा कोड पूरा गड़बड़ हो जाता है, राइट? तो अटेंशन टू डिटेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर प्रोग्रामर एंड जनरल IT फील्ड और QA वगैरह के लिए स्पेशली, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है कि कहाँ पे गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, फाइंडिंग रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या फ्रंट एंड का इशू है, बैक एंड का इशू है, कहाँ से क्या हम उसको ढूंढ के निकाल सके कि क्या क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या डिफरेंट टेस्ट केसेस हो सकते हैं, टेस्ट सिनेरियोज क्या है। सो दिस इज ऑटोमेशन। नेक्स्ट इज UX डिजाइन। अब कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी, एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो है ये मेरा पर्सपेक्टिव है, इन द सेंस कि हो सकता है कि उस फील्ड के लोग कुछ अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हों, बट दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज़ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, आई हैव अ वेरी ब्रॉड एक्सपीरियंस, पर तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हों या कुछ चीज़ें मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बताऊं, पर आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा क्लियर कि क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर हम UX डिज़ाइन की बात करें तो जैसे आपको एक आइडिया आया कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि जब आपको आइडिया उसको पेपर पे कि वो यूज़र को कैसा दिखेगा, कंज्यूमर जो एंड यूज़र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो UX डिज़ाइनर करता है। और UX डिज़ाइनर को एक्चुअली किसी भी प्रोग्रामिंग अगर नहीं भी आए तो भी चलता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जो प्रोग्रामिंग डरते हैं या प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते, वो इंजॉय नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए इतने सारे ऑप्शंस में बताऊंगा आपको कि आपके लिए आपकी स्किल के अनुसार आप क्या कर सकते हो। UX डिज़ाइनर का जॉब होता है कि अगर मैंने बोला कि एक पेज है, वो पेज कैसा दिखना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, मुझे कुछ डेटा इनपुट लेना है तो फॉर्म बनाना है तो फॉर्म कैसा दिखेगा, उसमें इंफॉर्मेशन किस साइज की दिखनी चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बटन्स कौन से होने चाहिए, कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए, ये UX डिज़ाइनर डेवलप करता है। और वो यूजुअली पेपर पे करते हैं, या तो जो कि बहुत ब्रीफ उसको वायरफ्रेम बोल सकते हैं, या फिर मॉकअप्स बनाते हैं टूल्स यूज करके, लाइक बाल्समिक, एडोब XD और इस प्रकार के फिग्मा। ये सब इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि टूल्स क्या करते हैं, बट दीज आर एसेंशियली फॉर मॉकअप्स। फिर वो मॉकअप आप लेके कस्टमर को दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसा मैं सोच रहा हूँ, एंड देन कस्टमर विल से कि हाँ दिस लुक्स फाइन, या ये मिस हो गया है, ये ऐड करना है। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर डन, बट UX डिज़ाइनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसको क्या आना चाहिए, उसकी स्किल्स क्या, उसको एस्थेटिक्स, विजुअली प्लीजिंग कैसे होनी चाहिए चीज़ें, या यूजेबिलिटी पे बहुत फोकस होना चाहिए कि बटन है, अगर मैंने बहुत छोटा बटन बता दिया जो क्लिक करने में बहुत दिक्कत होगी तो फिर वो यूजेबल नहीं है। आपकी डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है पर अगर बटन क्लिक नहीं हो पा रहा है, या मेन्यू में कई बार होता है, हमने देखा होगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा शायद, कि हम हॉवर पे मेन्यू करते हैं कि जब मैंने माउस को एक जगह पे लेके गया तो एक मेन्यू ड्रॉप हो गया, राइट। फिर उसमें सब मेन्यू होता है और उसमें आपको एक बिल्कुल बहुत धीरे से उस लाइन में जाके जाना पड़ता है ताकि दूसरा मेन्यू खुले। तो ये दैट्स नॉट अ गुड डिज़ाइन, क्योंकि अगर आपका माउस थोड़ा भी हिल गया तो मेन्यू गायब हो जाता है। सो दैट मीन्स कि जो उसका UX है या जो उसकी डिज़ाइनिंग है वो अच्छी नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें UX डिज़ाइनर को यूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बनानी पड़ती है। इसकी स्किल सेट बहुत डिफरेंट है देन अ प्रोग्रामर। आप समझ पा रहे हैं? इज दैट क्लियर? ओके, अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप नोट कर सकते हैं। विल एट द एंड वी विल हैव सम टाइम फॉर क्वेश्चन।
इसके बाद यूआई डेवलपमेंट। अब ये कई बार फ्रंट एंड प्रोग्रामर्स से कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, वैसे तो इसको मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है कि फ्रंट एंड प्रोग्रामर का काम है डेटा लेके आना बैकएंड से और देना वापस, परंतु यूआई डिजाइनर या यूआई डेवलपर एक रोल होता है कई जगह पे, जहाँ पे कि वो क्या करता है, मॉकअप्स लेता है जो हमने बनाया कि ऐसी डिजाइन दिखनी चाहिए। वो जो डिजाइन है वो इंटरेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ एक पीडीएफ है, राइट। और उस पीडीएफ को एज इट इज HTML, CSS, बूटस्ट्रैप या एंगुलर रिएक्ट के कंपोनेंट्स को यूज करके ब्राउजर में रन हो सके, वैसा बनाना वो काम यूआई डेवलपर का काम होता है। उसके पर उसमें डेटा का मतलब प्रोग्रामिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग कौन करेगा, वो बाद में फ्रंट एंड प्रोग्रामर उसको लाइव कर देगा। लाइव मतलब कि जैसे हम एक प्रकार से वो डेड बॉडी है जो दिख रही है पर उसमें कुछ एक्शन नहीं, वो एक्शन का काम फ्रंट एंड प्रोग्रामर करेगा। इज दैट क्लियर? यूआई डेवलपर और फ्रंट एंड प्रोग्रामर के ये दो रोल्स हो सकते हैं। कई बार यही काम फ्रंट एंड डेवलपर को भी करना पड़ता है कि मतलब हम ये नहीं चाहते कि हर चीज के लिए एक अलग व्यक्ति हो, हम चाहते हैं कि हर एक ही व्यक्ति सब कुछ कर ले। पर अगर आपको मान लीजिए प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने एक मेरी खुद की कंपनी में वी हैड सम पीपल हु वर यूआई डेवलपर्स जो सिर्फ ये करते थे कि उनको हम मॉकअप देते थे, वो बहुत सुंदर से उसको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप उनको बहुत अच्छे से आता था, या एंगुलर रिएक्ट के कंपोनेंट्स लगा के पूरा एज इट इज ब्राउजर में आप खोलेंगे तो पूरा प्रॉपर दिखेगा। उसमें डेटा नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोग्रामिंग अभी उसमें नहीं हुई है, बट दैट वाज द वर्क ऑफ यूआई डेवलपर। इसमें जो मैं लिखना चाह रहा था कि प्रोग्रामिंग इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड, तो लिटिल प्रोग्रामिंग इज गुड इनफ टू फॉर दिस रोल। वेबसाइट डेवलपमेंट अब थोड़ा सा एक अलग एरिया है, क्योंकि जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, विच इज मोर इंटरैक्टिव, जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं। और ये है वेबसाइट डेवलपमेंट। कई लोगों को अभी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि आप मुझे एक वेबसाइट चाहिए, सिंपल सी वेबसाइट मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में शोकेस करने के लिए। तो वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं हम, कि जिसमें हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप या फिर वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रहता है या थोड़े से प्लगइन्स वगैरह यूज करके हम बहुत अच्छी वेबसाइट, कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बहुत इजीली बना सकते हैं। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, परंतु एसेंशियली इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड, जो इसमें प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें ये कोई भी नॉन प्रोग्रामर कर सकता है, क्योंकि इसमें बस उसको पता होना चाहिए कि कौन से प्लगइन्स यूज करने हैं, कैसे मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, ये चीज़ें, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन्स क्या होते हैं, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर आप सीखेंगे तो आप वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स बनानी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। ये सब फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, इस सब पे ज़्यादा काम नहीं है। सिर्फ आपको एक वेबसाइट चाहिए जो कि थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन दे सके। इसी प्रकार के साइट बिल्डर टूल्स भी हैं कुछ, जो विक्स, GoDaddy, आपने इसके ऐड देखे होंगे, विक्स का काफ़ी ऐड आता है यूट्यूब पे, राइट। तो विक्स क्या है, विक्स आपकी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक बता रहा है कि वेबसाइट बिल्डर टूल बोलते हैं उसको, कि बस आपने एलिमेंट्स को असेंबल कर दिया, बटन डाल दिया, फॉर्म डाल दिया, आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। कोई प्रोग्रामिंग नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं, सो दैट आपको किसी कंपनी में नहीं करना, आपके पास काम आ रहा है, यू आर बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। जस्ट टेकिंग टाइम। डेटाबेस डिज़ाइन, तो अब हम थोड़ा सा और डेटाबेस का हमने बात करी। एक होता है प्रोग्रामिंग, जिसमें कि हम क्वेरीज लिख रहे हैं, करेक्ट। अब ये बात कर रहा हूँ डेटाबेस डिज़ाइन की। जब हम डेटाबेस, अगर आपका डेटा स्टोर किया, तो वो डेटाबेस कैसे स्टोर होगा, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन से होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा, उसमें अलग अलग टेबल्स में क्या रिलेशनशिप होगी, कैसे प्राइमरी की, फॉरेन की आपने पढ़ा होगा या हो सकता है पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें डेटाबेस डिज़ाइनर के काम की, जो वन टाइम होती है। डेटाबेस डिज़ाइन का काम शुरू में होता है या ऑनगोइंग भी होता है, पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है। पर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ द डेटाबेस इज डिजाइन प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व आपकी, ताकि क्वेरीज सही तरीके से वर्क कर सकें। तो आपको थोड़ा रिक्वायरमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेटाबेस में स्टोरेज कैसा होता है, स्टोरेज एफिशिएंटली, क्वेरीज कैसी, किस केस में
क्वेरीज बेहतर चलेंगी, those kind of things you have to understand. So database design in itself is a full job. Sorry, जैसा मैंने बताया कि हम उसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस और ये सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं जब हम बहुत अच्छे से कहाँ पे हमको नॉर्मलाइजेशन कहाँ करना है, कहाँ पे डीनॉर्मलाइज करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम हर डेटाबेस को नॉर्मलाइज ही डिजाइन करें. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हम डेटाबेस ऐसा डिजाइन करें जिसमें कि हम नॉर्मलाइज नहीं हो, बट दैट इज एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमको डेटाबेस को मैनेज करना है. डेटाबेस डिजाइन किसी और ने करा, डेटाबेस पे क्वेरीज कोई और चला रहा है, तो डेटाबेस को एडमिनिस्टर करना, उसको मैनेज करना, बैकअप्स लेना उसके, या डेटाबेस को किस सर्वर पे डालना है, कौन सा कैसे उसको हमको मॉनिटर करना है कि डेटाबेस डाउन तो नहीं हो गया, या इस टाइप के मेंटेनेंस टास्क, ये सब एक DBA जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो करता है. आजकल क्लाउड, क्योंकि हर चीज़ क्लाउड में जा रही है, AWS में एक सर्विस है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, जो आपको अलाउ करते हैं कि आप इंटरनेट पे ही आपका पूरा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. एक सेपरेट मशीन होगी और उसको फिर हमको कॉन्फ़िगर करना, उसके स्नैपशॉट्स लेना, ये सब चीज़ें हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम. ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस डेवलपमेंट. अब हम थोड़ा सा हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइप की चीज़ें देखी, प्रोग्रामिंग टाइप की. अब हम थोड़ी सी डिफरेंट और स्किल्स देखेंगे या रोल्स देखेंगे. बिजनेस डेवलपमेंट, आप लोगों में से किसको इंटरेस्ट है सेल्स, मार्केटिंग, ऐसे लोग कुछ हैं, ऐसी सम हैं. गुड. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, मुझे तो प्रोग्रामिंग करना नहीं है. कई लोगों के पास स्किल होती है सेलिंग थिंग्स, तो उसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट ये एक अलग ही फील्ड है. ये दिस इज ऑल्सो विद इन IT, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यू आर स्टिल स्लाइटली टेक्निकल रोल बट नॉट सो मच टेक्निकल. आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की कि क्या डिफरेंट थिंग्स हैं. हमारा मान लीजिए कि मैं एक सर्विसेज कंपनी हूँ, मेरे क्लाइंट के पास गया, मैंने बोला कि हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम आपको ऐसा काम करके दे सकते हैं, या हमारे पास ये टीम है. तो आपको वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए. अगर क्लाइंट उसकी रिक्वायरमेंट बताएगा तो आपको उसको समझ के, और यू शुड बी एबल टू टेल कि हाँ हम ये सॉल्यूशन दे सकते हैं या ये हमारी स्ट्रेंथ है. तो यू हैव टू बी टेक्निकल इनफ, बट इसमें ज़्यादा एम्फेसिस किस पे है, सेल्स पे. प्री सेल्स होता है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी में जो बिड करते हैं. कई कुछ कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर बिडिंग के थ्रू लेके आती हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिसपे फ्रीलांसर्स और कंपनीज बिड करती हैं, लाइक गुरु है या ऐसे कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि बिडिंग का काम होता है. तो वो काम बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का होता है. उसको टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस पर मेनली इट्स मोर अबाउट इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर, सेलिंग अवर प्रोडक्ट, सेलिंग अवर सर्विसेज. उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना जरूरी है. जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, राइट, तो क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं. वेल, अगर मैं अकेला प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और मुझे किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, तो शायद मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत नहीं. पर अगर मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी टीम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. इन जनरल वो मैं आगे बताऊंगा कॉमन स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, बट कुछ स्किल्स हैं, कुछ रोल्स हैं जिसमें पोजीशंस में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है. तो इसलिए उसमें मार्केटिंग, सेल्स प्लस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस एनालिस्ट की बात करें तो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको ट्रांसलेट करना, उसको समझना अच्छे से, और फिर उसको डेवलपर्स को समझाना क्योंकि दिस इज व्हाट द क्लाइंट वांट्स, एंड मेकिंग श्योर दैट वो जो डेवलपर्स बना रहे हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार हो. तो ये बिजनेस एनालिस्ट का काम. सो इट इज ही और शी इज एन इंटरफेस बिटवीन द क्लाइंट एंड डेवलपर. तो इसके लिए आपको बिजनेस डोमेन को समझना बहुत जरूरी होता है. जैसे मान लीजिए कि मैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेडिकल इंश्योरेंस में प्रोसेसेस क्या होती हैं,
मुझे, ताकि क्योंकि जब क्लाइंट बताएगा तो मुझे तब उसको समझना पड़ेगा कि हमारी ये प्रोसेस है, हमारी ये प्रोसेस है, इस प्रकार से होती है। तो डोमेन की अंडरस्टैंडिंग इसमें जरूरी होती है। इट्स जस्ट अ जोक कि कई बार क्लाइंट को पता ही नहीं होता है कि उसको क्या चाहिए, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमको कुछ बना के देना है और हमें पता ही नहीं क्या बनाना है। तो क्या बना सकते हैं? अगर मैं आपको कुछ बोलूं कि आपको कुछ XYZ कुछ बनाना है और मैं आपको ये नहीं बताऊं कि क्या बनाना है, तो आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, राइट? तो मोस्टली ये होता है कि क्लाइंट को पता नहीं होता है कि उसको क्या बनवाना है। तो ये बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि उस चीज को क्लियर करे, क्लाइंट को भी एजुकेट करे, उसको क्लियर करे कि वो क्या, उसको क्या मिलेगा। तो ये जो जोक है कि to replace programmers with robots, clients have to accurately describe what they want. We are safe means कि they actually don't know what they want. Architect, this is another role. ये थोड़ा सा हम टेक्निकल एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं। जो आर्किटेक्ट होता है, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट होते हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट होते हैं, इनका रोल होता है कि जब मुझे कुछ एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, स्पेशली जो थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन है एंटरप्राइज लेवल की, तो उसमें आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस प्रकार से हम क्या क्या रोल्स होते हैं और मैं कहाँ पे फिट होता हूँ, राइट? तो आर्किटेक्चर ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, हमारा स्टोरेज क्या होगा, चूजिंग टेक स्टैक, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना है। तो ये चीजें हमें पता होने के लिए बहुत ब्रॉड हमको एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ट्रेड ऑफ्स क्या है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा कि हमको ट्रेड ऑफ पता होना चाहिए। ट्रेड ऑफ का मतलब कि अगर मैं किसी चीज का कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अगर मुझे एंगुलर है और रिएक्ट है, दोनों में से कौन सी चूज करूँ? तो ऐसा नहीं कि रैंडम हमने सिक्का उछाल के चूज कर लिया कि एंगुलर आ गया, रिएक्ट। कोई रीजनिंग है व्हाई वी वांट टू चूज अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। So those things we have to learn that the especially जो आर्किटेक्ट का रोल होता है वो ये होता है, परफॉर्मेंस किस चीज की कैसी है वो पता होना चाहिए, उस हिसाब से चीजों को सेलेक्ट कर पाए। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आपने सुना होगा वो पता होनी चाहिए कि किस केस में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किस पाए होंगी, क्या चॉइसेस बनानी है। स्केलेबल एप्लीकेशन, स्पेशली जो बड़ी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे कि आज हो सकता है 100 यूजर्स हों, कल को अगर 1000 और 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ हो जाएंगे, तो कैसे हमारी एप्लीकेशन उसको हैंडल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अगर हम बहुत छोटी सोच से बनाएंगे तो फिर हो सकता है कि हम नहीं कर पाए उस चीज़ को, हमारी एप्लीकेशन पूरी हमको रीराइट करनी पड़े। सो टेक्निकल आर्किटेक्ट कम्स दैट प्लेस। नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम कोई सा भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको मैनेज करने की जरूरत है कि काम ठीक स्पीड में हो रहा है, सारी रिसोर्सेज एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। वो काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। वर्क असाइनमेंट करना, मेकिंग श्योर कि काम ठीक चल रहा है, एस्टिमेट्स बनाना। आजकल जो एजाइल में स्क्रम मास्टर का रोल होता है, स्क्रम मास्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो जरूरी हैं ही, पर साथ ही साथ पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं बहुत सारे। जब एक टीम वर्क कर रही है तो मेकिंग श्योर दैट द टीम इज वर्किंग प्रॉपरली, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है। इसके काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हैं, बाकी और रोल्स में भी हैं, पर स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रम सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, PSM, CSM, इस टाइप के सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। अगेन दिस इज लिटिल बिट, हम बोल सकते हैं कि ये नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। अगर आप टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप हैंड्स ऑन कोडिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिस इज मोर लाइक मैनेजमेंट, राइट? कि आपको चीज़ों को श्योर करना है कि दे आर मूविंग एंड नॉट सो मच यू आर नॉट राइटिंग कोड। ये बहुत अच्छा है, आप शायद देखा होगा कि इंडस्ट्री में अलग अलग लोग सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं। सो आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट बिकॉज हमारे पास समय नहीं है। पर मुझे जो सबसे ये एक्चुअली ऐसा होता है, जो सेल्स टीम है वो बताती है कि हम आपको क्या देंगे। सेल्स टीम या उसको सेल्स टीम बताएगी कि हमने उसको कुछ ये बना के देंगे। जो प्रोग्रामर ने डिज़ाइन किया, प्रोग्रामर ने राइट किया, वो चल ही नहीं रहा है,
और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की चीजें एक्चुअली होती हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, हाउ वी कैन डू बेटर। एक रोल होता है कस्टमर एंगेजमेंट, या जिसको डिलीवरी मैनेजर भी बोलते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इंश्योरिंग की कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम, जो भी उसको चाहिए हमारी टीम ठीक से काम करी। थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर में नॉट बी सो मच कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट, इसमें क्लाइंट इंटरेक्शन भी है बहुत ज़्यादा, कि क्लाइंट सेटिस्फाइड है, क्लाइंट को हमारे ब्लॉक्स तो नहीं आ रहे हैं, कुछ इसमें हमारी टीम इफेक्टिव है, अगर कुछ इनको मतलब इट्स लाइक जो चीज़ों को हैपन मेक श्योर करता है कि चीज़ें इंश्योरिंग की टीम इज इफेक्टिव एंड देयर आर नो ब्लॉक्स, सो दैट इज डिलीवरी मैनेजर और अ कस्टमर एंगेजमेंट काइंड ऑफ। इसके अलावा फिर अब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है कि हमने कुछ एप्लीकेशन बना दी, पर अगर कस्टमर्स ही नहीं है तो फिर वो उसका फायदा नहीं हुआ जो हम अर्न करने का सोच रहा था बिजनेस ओनर। सो डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। उसका काम होता है लीड्स जनरेट करना, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ड्राइविंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, या ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग वाले का काम होता है। इसमें भी प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मेनली इसमें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कैसे हम जो भी टूल्स हैं उसके या उसकी स्किल्स हैं क्या करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का। तो रैंकिंग एल्गोरिथम समझना, और इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया इसमें प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, आपको गूगल, अगर आपको सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है तो आप बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन जाओ, दिन भर आप फेसबुक पे रहो, आपको कोई मना नहीं करेगा, या इंस्टाग्राम चला रहे हो क्योंकि आपको आपकी जॉब कर रहे हैं। सो यू कैन बी पुटिंग पोस्ट, क्लाइंट के बिहाफ पे आपको पोस्ट डालनी है, उसको प्रमोट करना है, एड्स रन करना है। दीज ऑल थिंग्स आर फॉर द डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। समझ में आ रहा है एवरीथिंग? ये जो चीजें बता रहा हूँ अलग अलग रोल्स, इज दैट क्लियर? यस, नो? ओके। ग्राफिक्स डिजाइन, सो वी हैव जस्ट फ्यू मोर रोल्स रिमेनिंग। ग्राफिक्स डिजाइन में बहुत सारी हमको, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनानी है, तो वो पोस्ट कौन बना रहा है वो ग्राफिक डिजाइनर का काम है, कि वो पोस्ट बहुत अच्छी लगनी चाहिए, उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंटेंट ठीक होना चाहिए। एक चीज मैं इसमें देखता हूँ जिसमें मैंने एक चीज मिस कर दी जो मुझे डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए एज ए स्किल, वो ये कि पोस्ट विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, कस्टमर से हम कनेक्ट कर सकें, उसको बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन मिले, वो अट्रैक्टिव हो ताकि कस्टमर उसको देखे, जो भी यूजर्स हैं। ताकि क्योंकि हम देखते हैं ना, हम पोस्ट कैसे देखते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं और कहीं कहीं पे रुकते हैं, राइट? आप सबको एक्सपीरियंस है। सो ऐसी पोस्ट बनाना जिसपे एक्चुअली व्यक्ति रुके और उसको देखे, ये काम ग्राफिक डिजाइनर का है। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंग्लिश स्पेलिंग करेक्ट होना, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, पर उनकी स्पेलिंग्स कहीं कहीं गड़बड़ होती हैं, एंड दैट कैन बी, दैट डजंट लुक प्रोफेशनल। तो वो भी एक स्किल है, बट अदर देन मोस्टली इट्स टूल्स यूज करके ग्राफिक्स बनाना, डिजाइन बनाना, लोगोस बनाना, कभी कभी एनिमेशन वर्क भी, सिंपल एनिमेशंस, ये सब इसमें आता है। कंटेंट राइटिंग इज अनदर। आप में से कौन लोग हैं जिनको राइटिंग अच्छा लगता है? कोई लिखता है यहाँ पे कविताएं वगैरह लिखने वाला कोई, या कोई स्टोरी वगैरह लिखने वाला है? कुछ लोग, नाइस। तो कंटेंट राइटिंग जो कि एक ये रोल में देखता हूँ, इसकी बहुत सारी हमको बहुत सारे लोग कोड तो कर लेते हैं पर कंटेंट राइटिंग नहीं कर पाते। तो ध्यान से सुनिए, इट्स इम्पोर्टेंट कि जो कंटेंट राइटिंग है ये डिजिटल मार्केटिंग में भी काम आती है, डॉक्यूमेंटेशन में भी काम आती है। प्रेजेंट करना किसी चीज को, कंटेंट को, या आप टेक्निकल ब्लॉगर बन सकते हैं जहाँ पे आप कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स लिख रहे हैं एंड पीपल आर रीडिंग दैट एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर राइटिंग दोज कंटेंट। सो देयर आर एक्चुअली जॉब्स जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट को प्रेजेंट करना। इसमें आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर उसके लिए कंटेंट लिख सकते हैं, या एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन सकते हैं या ब्लॉगर बन सकते हैं। इसमें जो स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, आपका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बिग डेटा, डेटा साइंस, ये एक अलग पूरी स्किल है
जहाँ पे जो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट सकते हैं, बट मैंने उसको एक साथ प्रेजेंट किया है क्योंकि जो बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक वाले हैं, यू नो राइट, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, दे आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा। अब उस डेटा से मीनिंगफुल डिसीजंस बनाना, हाउ टू डू दैट, दैट इज डेटा साइंस, बिग डेटा। डेटा को प्रोसेस करना, उसके अलग टूल्स हैं, मतलब उसमें आप प्रोग्राम नहीं लिखते, उसमें मोस्टली आप यू आर यूजिंग द टूल्स, क्रिएटिंग विजुअलाइजेशंस, पावर बीआई वगैरह यूज करके आप डेटा को मैनेज करना, डेटा को प्रोसेस करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो बहुत सारी इस टाइप की इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दोज काइंड ऑफ स्किल्स आर ऑल कमिंग इन दिस। पाइथन वगैरह, इसमें पाइथन काफ़ी काम आती है। हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज होती है, और मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, इसमें पाइथन काफ़ी यूजफुल होती है, पाइथन, मैटलैब। ईआरपी कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि जैसे सैप है या कोई बहुत सारे ईआरपी हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं। ईआरपी आपको पता है कौन कौन से, किसी ने नाम सुने? यस, नो? बहुत सारे अलग अलग ईआरपी हैं जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं, उनके सारी प्रोसेसेस को कवर करते हैं। पर क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है, इसलिए उनके ये जो उसको कस्टमाइज करना पड़ता है, तो वो कस्टमाइज करने का काम ईआरपी कंसल्टेंट करता है। सेल्सफोर्स भी मैंने इसी में डाल दिया, सेल्सफोर्स इज अ सीआरएम, पर उसको कस्टमाइज करना, वो काम यहाँ पे ईआरपी कंसल्टेंट के। जस्ट फ्यू थिंग्स आर रिमेनिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये एक ऐसी अभी नई हम बोल सकते हैं कि पहले एक बहुत अलग टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड थी इसके लिए, सर्वर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और ये सब था। पर अब क्योंकि हर चीज़ क्लाउड की तरफ जा रही है, तो क्लाउड में मोस्टली डेवऑप्स इज वेरी फेमस। आप लोगों में से किसने डेवऑप्स का नाम सुना? डेवऑप्स क्या होता है? किसी को एक्सपीरियंस है डेवऑप्स? CI/CD, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस, आपको एक्सपीरियंस है? पढ़ा है? ओके, गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, क्योंकि हम चीज़ों को एफिशिएंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो CI/CD का फुल फॉर्म किसको पता है? CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जब हम कोड लिखते हैं, एक टीम कोड लिख रही है, तो कोड के साथ साथ में वो बिल्ड बनाते जा रहे हैं रेगुलरली, उसको रिलीज कर रहे हैं क्योंकि एक QA उसको चेक कर रहा है। तो ये सारी काम जब ऑटोमेटिक होंगे तो फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे, तो वो काम होता है डेवऑप्स इंजीनियर का, जिसमें डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनाना, जेंकिन्स, इस टाइप के टूल्स को यूज करना। बहुत सारे टूल्स हैं, सारे नाम नहीं लिखे, पर स्पेशली और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारी क्लाउड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना। S3 बकेट्स, S3 का नाम किसने सुना? क्या है S3 बकेट? ओके, गुड। तो AWS अमेज़न स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप आपके एसेट्स को स्टोर कर सकते हैं, PDFs हैं, फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, ताकि उस कंटेंट को सर्व करा जा सके इजीली। तो उसको प्रोग्रामेटिकली हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में आता है। AWS के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी अब थोड़ा कैचअप कर रहा है। AWS काफ़ी आगे था, अब एज्योर भी काफ़ी देखने में आ रहा है। तो बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। उसके अलावा कंप्यूटर सिक्योरिटी, राइट, हम अभी काफ़ी सुनते हैं, आई डोंट नो कि कितने आपको अवेयरनेस है, पर बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कि कस्टमर का डेटा किसी हैकर ने चुरा लिया, राइट। तो उन चीज़ों को डील करने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स चाहिए, उनके पास अलग अलग टाइप की स्किल्स होती हैं, परंतु हमको सर्वर को प्रॉपर सेटअप करना, उस टाइप की स्किल्स भी चाहिए कि सर्वर को हम प्रोटेक्ट करके रख सकें हैकर्स से। डेटा कैसे हमारा सिक्योर रहे, हमारी उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, एथिकल हैकिंग होती है। किसी ने किया एथिकल हैकिंग या इस प्रकार का? हैकिंग में सबका इंटरेस्ट होगा, राइट। अगर आपको बोला जाए कि हैकिंग करो तो आप सीखना चाहेंगे? नहीं सीखना चाहेंगे, राइट। पर हैकिंग का पर्पज है हम चीज़ों को गलत उपयोग करें। एथिकल हैकिंग इज फॉर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ, हम हमारे ही उसमें हैक करके देख रहे हैं कि क्या इसको हैक किया जा सकता है, तो वो एथिकल हैकिंग इज और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस टूल। तो और इसमें सिक्योर कोडिंग मैंने इसलिए ऐड किया
क्योंकि ये जो सिक्योर कोडिंग के बारे में किसको पता है? सिक्योर कोडिंग, एनीवन? मैंने एक्चुअली फर्स्ट प्रोग्रामिंग वाली स्लाइड में एक टर्मिनोलॉजी यूज करी थी जो शायद किसी ने ध्यान नहीं दी, मैंने भी वो उसको स्किप कर दिया। OWASP एक स्टैंडर्ड है कि किस प्रकार से जब हम कुछ कोड लिखते हैं तो वो सिक्योर हो। ये भी एक प्रोग्रामर का सिर्फ ये नहीं कि जैसे मैंने बताया कि बस कोड लिख दिया बस चल रहा है किसी प्रकार से, पर वो परफेक्ट चल रहा है, बेस्ट हम अपना एफर्ट डालें तो उसके लिए सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, इन सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं ये भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेयर भी हैं। अगर वो हमारे अंदर हैं तो वी स्टैंड आउट ऑफ द अदर पीपल, कि हम बोल सकते हैं कि हाँ यस वी नो दीज स्टैंडर्ड्स एंड वी कैन इम्प्लीमेंट, वी कैन राइट कोड फॉलोइंग दीज स्टैंडर्ड्स। IT सपोर्ट ये भी एक ऐसा रोल है जिसमें कि ज़्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं रिक्वायर्ड है। मोस्टली आपको चाहिए कि आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन कैसे चलती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यूजर्स क्या सोचते हैं, कहाँ पे, तो उस टाइप की चीज़ें हैं कस्टमर सपोर्ट। पर साथ ही साथ फिर वो टेक्निकल भी होता है कि जहाँ पे उसमें एक तो हो गया नॉन टेक्निकल सपोर्ट, पर फिर एक टेक्निकल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे अलग अलग लेवल के सपोर्ट होते हैं। जब लेवल 1 प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता तो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, मतलब वो थोड़े से और ज़्यादा टेक्निकल व्यक्ति के पास, अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाते तो फिर नेक्स्ट लेवल के पास जाता है। क्योंकि अगर कोई इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई करना, बग्स को फाइंड करना, उसको रिजॉल्व करना, ये सब काम होता है सपोर्ट। IT रिक्रूटमेंट के बारे में किसको पता है? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है सॉरी, स्पेशली जिनको मैंने बहुत सारी ऐसी फील्ड्स बताई जिसमें प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, राइट? अभी तक आपको समझ में आया ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे ही एक ये भी है IT रिक्रूटमेंट। जैसे मुझे कुछ किसी को हायर करना है, मुझे एक जावा डेवलपर चाहिए, तो वो रिक्रूटर का काम होगा कि प्रोफाइल्स को सोर्स करना, जो अलग अलग पोर्टल्स है, नौकरी है और लिंक्डइन है, यहाँ वहाँ से प्रोफाइल सोर्स करना, फिर देखना कि वो मुझे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर उसके इंटरव्यू स्केड्यूलिंग करना, ये सब चीज़ें। तो इसमें हमको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हाँ अगर मैं कोई सी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, AWS रेडशिफ्ट, तो वो क्या है, इसको आता है नहीं आता है। .NET में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, MVC ये वो, तो उसको आना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि वो कोड कर रहा हो खुद व्यक्ति, इसलिए वो IT रिक्रूटमेंट में जा सकता है। साथ ही साथ इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती है। एक US IT रिक्रूटमेंट होता है जो US के लोगों के लिए किया जाता है, पर वो व्यक्ति यहाँ बैठा है, मतलब जो पर्सन है, जो IT रिक्रूटर है, वो इंडिया में है पर US टाइम जोन में काम करता है, तो इसलिए वो नाइट शिफ्ट का होता है। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, यू हैव टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू आर टॉकिंग विद पीपल इन US and so you have to be very good in communication, but those are IT recruitment fields. और दो तीन चीज़ें और हैं, then we will stop. So academics, हम जब ये एक बहुत important field है, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को दूसरों को सिखाते हैं तो हम भी बेटर बनते हैं और हम वी आर मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन मैनी अदर्स। आपके जो टीचर्स हैं, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड अप्रिशिएट कि दे पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन टीचिंग, कि हम वो जो स्किल्स हैं जो आपको चाहिए, सो दैट यू कैन गो एंड अप्लाई दोज थिंग्स। सो दोज स्किल्स, दैट इज अनदर फील्ड दैट यू कैन गो इनटू। इसमें आपको पता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें रिसर्च का भी कंपोनेंट कुछ होता है, बट मोस्टली कमिटेड, सॉरी स्लाइड। तो इसमें जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपको हेल्प करता है, पर मोस्टली आपको टीचिंग आना चाहिए। जैसा इट्स एन आर्ट टू टीच, कैसे आपको सिखाना है, कैसे लोगों को एंगेज करना है, दो थिंग्स यू शुड नो। इसके बाद रिसर्चर है, दैट यू कैन बिकम अ रिसर्चर वेर यू आर डूइंग सम कटिंग एज रिसर्च इन IT फील्ड। बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिसर्च होती हैं अभी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ों में, सिक्योरिटी में और इन सब में रिसर्च होती रहती है।
UX में, HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इन सब में. So doing some kind of research, that is another area. सॉरी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट टू सेव सम टाइम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि अभी तक जो हमने बात करी उसमें मोस्टली लोग सोचते हैं कि मुझे जॉब करनी है. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना खुद का बिजनेस करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है? ओके गुड, बहुत सारे लोग हैं. तो दैट्स नाइस. जो मैंने स्किल्स अभी बताई, ऐसा नहीं है कि वो स्किल्स, तो लिसन केयरफुली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको पहले वो स्किल्स खुद से बहुत अच्छे से आनी चाहिए. क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूएस में था, मैंने वहाँ पे एकेडमिक्स में भी था. इंडिया जब मैं आया तो इंडिया में मैंने स्टार्टअप्स के साथ वर्क किया, खुद की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी भी रन करी. सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ, एक्चुअली ऑल 3 डिफरेंट एरियाज, एकेडमिक्स का भी, इंडस्ट्री का भी, और एज अ एंटरप्रेन्योर ऑल्सो. तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको खुद का काम करना है तो हमको पहले इंडस्ट्री पता होना चाहिए कैसे चलती है. आई वुड रिकमेंड कि कुछ समय जॉब करने के बाद अगर आप अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे, यू विल परफॉर्म मच बेटर बिकॉज यू विल हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द चैलेंजेस. तो सबसे पहले कुछ टिप्स हैं कि यू नीड सम कैपिटल, आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है. कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहेगी कि आपका सक्सेस होता है बिजनेस या नहीं होता है. देयर आर मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. आपको चूज करना पड़ेगा. एक में फ्लेक्सिबिलिटी है, ग्रोथ है, और दूसरे में मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में. एंड इफ यू डू अ जॉब यू गेट अ स्टेबल इनकम. जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि आज मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट? तो इसलिए वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. पर ऑप्शंस क्या हैं? विद इन एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं. आप एक स्टार्टअप खोल सकते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आइडिया हो. यूजुअली हम समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रोडक्ट आइडिया, पर आप खुद की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी भी खोल सकते हैं जहाँ पे आप दूसरों के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर. या आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं अगर आपको कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट करने में इंटरेस्ट है. यूट्यूबर इज ऑल्सो लाइक एन एंटरप्रेन्योर. या फिर आप पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर साइंस, आईटी, कुछ पर्टिकुलर फील्ड जो आपकी एक्सपर्टीज है उसको आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. यूडेमी वगैरह पे काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ उसी से अर्न कर रहे हैं. दे आर अर्निंग बाय टीचिंग. सो दैट्स अ वैलिड मॉडल. सो विद दैट नाउ ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग, इन सब में से सबसे अच्छा रोल आपको क्या लगता है कौन सा है? सबसे अच्छा इन सब में से कौन सा है? कोई ओपिनियन? यस, नो? यस, एंटरप्रेन्योर. ओके, आपके हिसाब से जिसमें ज्यादा पैसा है, राइट? तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अर्न गुड मनी, राइट? दिस इज अ फैक्ट. तो हम उसको डिनाई नहीं करते. बट यू कैन अर्न मनी इन एनी वन ऑफ दीज. ये आपके क्वेश्चन का आंसर है. किसमें सबसे ज्यादा पैसा है? जिसमें आप सबसे अच्छे हैं उसमें बहुत पैसा है. अगर आप एक ही फील्ड, इनमें से जो मैंने बहुत सारी 25 प्लस डिफरेंट फील्ड्स बताई, इफ यू चूज वन ऑफ देम एंड बिकम एक्सपर्ट एट इट, दैट यू आर नोन इन योर फील्ड, you know everything, you are very confident, so you can earn a lot of money. So whether you are in testing field या आप कई बार QA को थोड़ा सा कम समझा जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब चीज़ों को समझा जाता है कि इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है. बट इफ यू आर वेरी गुड एट इट, you can earn a lot of money. So this is very important. Choose one that is according to your nature, आपकी स्किल्स से मैचिंग. आपको लगता है अभी तक कि आपको कुछ इससे फायदा हुआ? अभी तक आपको अलग अलग स्किल्स देखने को मिली कि जो अलग अलग रोल्स हैं उसमें किस किस टाइप की चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में. तो वॉज दैट हेल्पफुल? यस. ओके, तो अब मैं बस शॉर्ट में एक चीज़ और कवर करना चाहता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स होती हैं. जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, तो अभी तक हमने टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस किया, पर ये स्किल्स सभी में रिक्वायर्ड है. लाइक हार्ड वर्क, कमिटमेंट,
टेकिंग ओनरशिप, ये ऐसी स्किल्स है जब मैं हायर करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि व्यक्ति में ये स्किल्स हैं या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन टेक्निकल स्किल्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन स्किल्स पे भी फोकस करें साथ साथ में। हमारा सेल्फ अवेयरनेस, हम जब टीम के साथ काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है, कैसे हमको इफेक्टिवली वर्क करना है, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, हमारे सेल्फ अवेयरनेस क्या है। इसके लिए जैसे हमने लिखा कि हम सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस, हम ग्राउंडेड हैं क्या क्या, हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। तो दो थिंग्स, हमारा एक आत्मशक्ति करके एक मेरा इनिशिएटिव है वेयर वी टॉक अ लॉट अबाउट इमोशनल अवेयरनेस। So those things, learning those skills is important. Communication skills हैं, finding resources to solve a problem। अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू विल डू दैट? गूगल पे सर्च करेंगे, पर गूगल को कैसे इफेक्टिवली यूज करना वो भी हमें आना चाहिए। तो दो थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। नेटवर्किंग, कनेक्टिंग विद पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो लोगों से कनेक्ट करना, अगर इफ यू आर कनेक्टेड वी कैन गेट अ जॉब इजीली। या बिजनेस में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी कनेक्टिंग विद पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अटेंशन टू डिटेल, ये सब स्किल्स हैं, दोज आर रिक्वायर्ड। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप अभी फॉलो कर सकते हैं व्हाइल यू आर स्टडीइंग। फॉर एग्जाम्पल, गिट के बारे में किस किस को पता है? गिट, GIT, गिट, ओके, लॉट ऑफ पीपल नो, सम पीपल डोंट नो। ये एक ऐसा टूल है जो कोड वर्जनिंग और कोलैबोरेशन के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल है। मुझे नहीं पता कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है, पर ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप आज भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप गिटलैब या गिटहब पे अपना एक अकाउंट बना सकते हैं फ्री में, और प्रैक्टिस इट। आपके कोड को उसमें पुश किया, ब्रांचेस बनाई, मर्ज किया, ये चीज़ें आप खुद करेंगे तो जितना आप करेंगे उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। स्टैक ओवरफ्लो के बारे में कितने लोगों को पता है? ऑलमोस्ट एवरीवन। पर स्टैक ओवरफ्लो जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं, हम सर्च करते हैं, तो जो मोस्ट रिलायबल प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज हैं वो हमको स्टैक ओवरफ्लो से मिलती है, राइट? पर हमको सिर्फ स्टैक ओवरफ्लो कंज्यूमर भी बनना है, हमको उस पर अकाउंट बना के उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है। हो सकता है क्योंकि जब आप जॉब करने जाएंगे, अगर आप ये लिखेंगे कि आई हैव अ स्टैक ओवरफ्लो अकाउंट विद दिस मच रेपुटेशन, दैट विल हेल्प यू गेट अ जॉब वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि यू विल स्टैंड आउट ऑफ अदर्स, क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो बताता है। तो ट्राई टू आंसर क्वेश्चन, क्रिएट रेपुटेशन ऑन स्टैक ओवरफ्लो। कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में काम करना सिर्फ ये नहीं कि हाँ हम समाज सेवा कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी लर्न अ लॉट कि एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, गिट है, गिट को कैसे यूज कर रहे हैं, गिटहब पे देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट, यू सी अदर्स कोड। और सिर्फ देखना नहीं है, जैसे हमने बात करी स्विमिंग करना है तो हम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख के स्विमर नहीं बन सकते। इसी तरीके से कोड देखने से हम एक्सपर्ट प्रोग्रामर नहीं बनेंगे, पर कोड लिखने से बनेंगे। So if we contribute to open source projects, people will give us reviews कि आपका ये कोड अच्छा है, ये कोड में प्रॉब्लम है, we will learn, so that is very important। आपकी LinkedIn प्रोफाइल सॉलिड होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास LinkedIn प्रोफाइल नहीं है अभी? There are a few people. Maybe I should ask the other way, क्योंकि आपको शायद हेजिटेशन होगा कि LinkedIn पे आप नहीं हैं। कितने लोग हैं जिनकी LinkedIn प्रोफाइल है? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन। बट सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको सॉलिड बनाना, उसमें बहुत सारे हमारे पास अच्छे कनेक्शन होने चाहिए। उसमें हम आर्टिकल्स पोस्ट करें, हम कुछ उसमें अच्छे पोस्ट करें, हम आप उसमें पार्टी के वीडियोस नहीं डालते, राइट? किसी ने डाला तो नहीं लिंक्डइन पे कि हमारी ये पार्टी हुई थी और ये, दैट इज फॉर फेसबुक, दैट इज नॉट फॉर लिंक्डइन। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क। तो हाउ वी कैन बी वेरी प्रोफेशनल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। यूडेमी पे आपने कुछ सीखा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इफ यू ऐड दैट टू योर रेज्यूमे, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कि आपके पास कुछ है, कुछ प्रूफ है कि आपको ये चीज़ आती है, राइट? तो यूडेमी या कोर्सेरा वगैरह पे इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ पैसा लगता है, बट अदरवाइज द गुड थिंग अबाउट यूट्यूब इज, अदर देन ऑल द म्यूजिक दैट यू कैन हियर,
कि YouTube पे आपको जो इच्छा हो आपको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि देयर इज सो मच कंटेंट, बट यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू बी कमिटेड टू लर्निंग। तो आप सीखना चाहें तो जितने मैंने 50 चीज़ें बताई उसको आप सीख सकते हैं when you are committed। So learn from YouTube and learn to write clean code, क्योंकि हमको सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं करना है, अगर हमको अच्छा बनना है we have to become very good, then we have to write clean code। I'll just tell you, ये मैं स्लाइड में डालना भूल गया, so if you can write down कुछ वेबसाइट्स हैं, आई होप मे बी आप लोगों ने सुना होगा। लीड कोड का नाम किसने सुना? लीड कोड, ओके, फ्यू ऑफ यू नो। हैकर रैंक, हैकर रैंक ज़्यादा लोगों ने सुना। ये वेबसाइट्स हैं दैट अलाउ यू, दे गिव यू स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड यू राइट कोड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, बट दैट हेल्प्स यू बिकम गुड प्रोग्रामर। आपका लॉजिक स्ट्रांग होता है, एल्गोरिथम्स स्ट्रांग होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स, पर उसमें सॉल्यूशन देखने से नहीं सीखेंगे, आप कोड लिखने से सीखेंगे। So those things are something that you will find useful, and with that we'll end। Sorry, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, we started late, but I thought this was I hope it was useful। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ कमेंट? Students, do you have any questions? So you can ask regarding the different career options which sir told us. Any question? Anybody? कितने लोगों में एक क्वेश्चन भी नहीं निकल रहा है? Yes. Ali? Yes। इसका what is the report? Please repeat the question. I want to know what is the benefit of CodeChef? CodeChef. CodeChef, okay। Similar to HackerRank and ये, right? Go and programmer, you write programs in there। तो क्या benefit है as a faculty या students के लिए? हमारी प्रैक्टिस होगी तो वी विल, मतलब हमारा लॉजिक क्लियर होगा, राइट? व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन CodeChef वी विल लर्न हाउ टू राइट बेटर प्रोग्राम, हमारी एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हमारी बेटर होंगी, राइट? CodeChef इज सिमिलर टू HackerRank, करेक्ट? So those things will help us become more better at our program। I hope I am understanding your question। और कोई इसी का क्वेश्चन था? Any other question? Anybody please? You are asked. Please. Please throw some light on the new research areas that are connected with the latest technologies that is research। ओके, रिसर्च और अभी वैसे ऐसा आया था कि कंप्यूटर साइंस जो मैंने करी थी 2004 से 2010, तो 12 साल हो गए। सो आई एम लिटिल बिट अवे फ्रॉम रिसर्च फील्ड, बट ना जो अभी डेफिनेटली एक कुछ जो फील्ड्स हैं जिसमें रिसर्च अभी हो रही है, तो सिक्योरिटी इज़ वन एरिया विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी हॉट, क्योंकि सिक्योरिटी में हमेशा इट्स लाइक अ फाइट, राइट? तो सिक्योरिटी है, उसके अलावा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में किस प्रकार से चीज़ों को ज़्यादा यूजेबल बनाया जाए, ईजी बनाया जाए, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो उसमें भी काफ़ी रिसर्च हो रही है कि हम चीज़ों को कैसे ऑटोमेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। सो दोज थिंग्स आर द थ्री दैट आर कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, how we can move to cloud based more and more। So those things are some of the things। Any other question? Okay. सर my question was कि हम कैसे डील कर सकते हैं फॉरेन क्लाइंट से, more specifically किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? किस चीज़ के लिए? फॉरेन क्लाइंट से डील करते वक्त। फॉरेन क्लाइंट से डील करते वक्त, ओके। सो एक्चुअली उसमें हमको थोड़ा सा कल्चरल ओपननेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम जब लोगों से डील करते हैं। तो जस्ट स्मॉल टिप्स, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट आई थिंक जैसे टाइम जोन्स, जब हम यूएस में हैं तो यूएस में जरा डिफरेंट टाइम जोन्स,
हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे वहाँ पे टाइम जोन्स होता है, डे लाइट सेविंग्स होती है, लोगों को एड्रेस कैसे करते हैं, जैसे वहाँ पे फर्स्ट नेम से एड्रेस करते हैं, तो हमको बहुत हेजिटेशन होता है, कोई बड़ा हो तो हम उसको नाम से नहीं बुलाते, राइट। पर यूएस में फर्स्ट नेम लेके बुलाना जो है वो एक्सेप्टेबल, इट्स नॉट जस्ट एक्सेप्टेबल, दैट इज द नॉर्म। तो ये चीज़ें हमको कल्चरली पता होनी चाहिए, एंड वी हैव टू बी मेन थिंग इज बीइंग प्रोफेशनल, एंड वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम फॉरेन क्लाइंट्स से डील करते हैं तो बीइंग प्रोफेशनल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दे लुक एट। हमारी क्या आदत रहती है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं पर बताते कुछ और है, पर स्पेशली फॉरेन पीपल प्रेफर बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो बताया। अगर हमसे काम नहीं हुआ है तो हम बेटर है कि बोल दें कि काम नहीं हुआ है, बजाय कि कुछ बहाने दें। So those kind of things, cultural awareness is important, but this thing is something you will learn by practice, also experience, or maybe by training under someone who has worked with foreign staff. Sir, I have a question from the student side. I think students से हमारे questions नहीं आ रहे। Most of the students do the certification from the different communities like the EDX, Coursera, NPTEL. So what is the importance of completing these certificates in an IT company? They will give such weightage in a self-appraisal or something. Yes, definitely. जैसे अभी मैं भी हायरिंग कर रहा हूँ तो मुझे .NET डेवलपर्स चाहिए। .NET तो अगर किसी के रेज्यूमे में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल या समथिंग, तो मेरे लिए बहुत इजी है टू शॉर्टलिस्ट द रेज्यूमे, क्योंकि मुझे अगर 10 लोगों में से चूज करना है और मुझे प्रेफरेंस बनाना है कि अच्छा मैं किसको पहले स्केड्यूल करूँ इंटरव्यू के लिए, तो आई विल चूज अ पर्सन हु हैज सम सर्टिफिकेशन, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी एक प्रकार से प्रूफ मिल रहा है कि वो पर्सन क्वालिफाइड है, उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। तो डेफिनेटली दीज सर्टिफिकेशंस आर यूजफुल ऑन योर रेज्यूमे। One more question, sir. There is the trend of 2 certification right now. There is one AWS and there is Salesforce. So can you enlighten some knowledge about these 2 certifications currently to the students? Sure. सच सेल्सफोर्स के साथ मेरा बहुत क्लोज या ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट सेल्सफोर्स इज अ CRM, इट इज़ अ सोल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन, ये डोमेन नहीं बोल सकते, स्पेसिफिक एरिया को इट्स अ CRM सोल्यूशन। AWS इज वेरी वाइड, AWS के अभी आई थिंक 400 और मोर प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज। सो एक्चुअली टेकिंग अ AWS सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इट अपील्स टू अ वाइडर रेंज देन जस्ट Salesforce, बट सर्टिफिकेशंस आर डेफिनेटली यूजफुल। Any other question from student side, faculty side? Anyone, please. You are asked freely, please. You can clear your doubt because we have very good expert. Yes. Sir, career in cryptocurrency. Cryptocurrency and what? Yes, cryptocurrency. वो मैंने एक्चुअली कवर नहीं किया, मे बी दैट वाज एन ओवरसाइट। क्रिप्टो करेंसी इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ बिगर पार्ट विच इज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इज अ एरिया जिसमें अभी डेवलपमेंट हो रहा है। ब्लॉकचेन बोलेंगे, क्रिप्टो करेंसी इज अ वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी एक तो हो गया कि लोग उस हिसाब से सोचते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट या उस पर्सपेक्टिव से। Cryptocurrency development is not very easy. Mostly people do blockchain development and जो applications हैं, कुछ customers की specific requirements हैं. So that is something that I missed. But blockchain is definitely good to learn. अभी काफ़ी blockchain में चल रहा है मार्केट उतना। जैसे मेरे पास, मैंने बताया कि अगर मेरे पास 100 requirements हैं हायरिंग के लिए, तो हो सकता है अभी उसमें से 2 या 4 ही blockchain से related, क्योंकि blockchain is still not very popular, but it is going to become popular eventually. For now I will recommend, अगर आपको कुछ सीखना है तो वो चीज़ें सीखें जो अभी मार्केट में चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये कभी भी these are going to be hot for a long time. So Angular, React, Node.js, those kind of things. ब्लॉकचेन में सीखेंगे तो उसमें थोड़ा मेहनत लगेगी ज़्यादा, एंड टू बिकम यूजफुल लाइक एम्प्लॉयबल एंड गेट अ गुड जॉब विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू सम अदर पॉपुलर। आंसर योर क्वेश्चन।
What are the career opportunities for cloud computing for students? Cloud? Can you differentiate between Microsoft Azure, AWS and cloud architecture? ओके, तो जैसे मैंने बताया था क्लाउड में AWS was the first अभी फर्स्टली आई विल से कि एवरीथिंग इज मूविंग टू क्लाउड। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मोस्टली पहले उनके जो ऑन प्रेम सोल्यूशंस थे या ऑन प्रीमाइज या जो भी मतलब खुद के सर्वर अब कोई नहीं रखना चाहता, क्योंकि इट हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट टू पुट थिंग्स ऑन द क्लाउड एंड दे आर सिक्योर। लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सिक्योर नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। They are very secure if you do things right. So definitely cloud technologies are on top. उसमें से AWS was leading for the most time. अभी भी AWS number of products में काफ़ी आगे है। Azure पर अब सुनने में आता है थोड़ा, पहले उतना नहीं आता था। So personally मैंने AWS पे ज़्यादा वर्क किया है। Azure I have not worked much, but yes, both are good. AWS, my view is AWS is little bit ahead as compared to Azure. Google GCP is still much behind. GCP is उतना popular नहीं। क्लाउड आर्किटेक्चर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ ये कि हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने जैसे बोला कि एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन करना, दैट इज पार्ट ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर। कि हम क्लाउड में क्या कंपोनेंट होंगे, कैसे उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम उसको किसी भी उस पर कर सकते हैं। Okay, so I think starting to stop.